हेलो दोस्तों, मैं नवनीत यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर नवनीत यादव में। आज मैं लेके आया हूं हिंदी की एक और नई क्लास जो यूपी पुलिस लेखपाल की जो आने वाली वैकेंसी है, इनके हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो हिंदी में कल मैंने आपको बता दिया था, यानी कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। उसी का जो अगला टॉपिक है वो लेके आए हैं। इसमें हम जानेंगे जो व्यंजन होते हैं उन्हें घोष के आधार पर किस प्रकार बांटा जाता है। तो घोष के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, घोष और अघोष। घोष को सघोष भी कहा जाता है, यानी कि घोष की या सघोष की हम बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में, यानी कि जो ध्वनियाँ हम उच्चारित करते हैं उनसे स्वर तंत्रीय, यानी कि जब हमारे स्वर तंत्रीय का मतलब जो हमारा गला है, इसमें जो जहाँ से स्वर उच्चारित होता है अगर उसमें कंपन हो तो हम कह सकते हैं कि वो ध्वनियाँ क्या होती हैं, सघोष या घोष। जैसे अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग जो होता है, यानी कि जब मैंने आपका कल बताया था स्पर्श व्यंजन में, तो जो हमने वर्ग बताए थे का वर्ग, ऐसे जो प्रत्येक वर्ग होता है उसका तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है वो होता है घोष। यानी कि हर वर्ग की बात करें तो हर वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ड होता है वो घोष होता है, यानी कि उनके उच्चारण पर जो गले में है एक कंपन सा महसूस होता है। जैसे अगर हम बात करें तीसरे चौथे पांचवें की, तो उनसे जो है घोष की ध्वनि निकलती है। और अघोष की अगर बात करें तो जिन ध्वनियों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, यानी कि जो वर्ड हमें उच्चारित करें और कंपन न महसूस हो, उसको क्या कहा जाता है, अघोष। यानी कि अगर हम हर वर्ग की बात करें तो हर वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष होता है। जैसे हम बात करें अगर का खा, अगर हम का और खा कहते हैं तो जो है हमारे गले में कोई कंपन नहीं होता। लेकिन अगर हम गा कहें, का खा गा, तो गा से ऐसा लगता है जैसे गले में कंपन हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि पहला दूसरा जो वर्ड का वर्ग है, जो पहला दूसरा जो वर्ड है वो जो होता है अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ड जो होता है वो घोष होता है, यानी कि इनमें जो है कंपन होता है। अगर हम प्राणत्व के आधार पर बात करें, प्राण का मतलब यहाँ से होता है हवा से, यानी कि जब हम कोई चीज़ को उच्चारित करते हैं तो जो हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं प्राण। यानी कि अगर इसके आधार पर हम व्यंजनों को डिवाइड करें तो व्यंजन दो प्रकार के बन जाते हैं। जैसे एक की बात करें तो एक होता है अल्प प्राण, और एक की बात करें एक होता है महाप्राण। अगर हम बात करें अल्प प्राण की, तो देखिए अल्प प्राण जो होता है, जैसे उसका नाम है अल्प प्राण, वैसे ही इसमें प्राण का मतलब है हवा, यानी कि इससे प्राण का मतलब जीवन ईवन नहीं है ना, आप समझ लें कि इससे मतलब है जीवन, इसमें या इसमें कम जीवन है उसमें ज़्यादा जीवन है। इसका मतलब होता है वायु, मुख से निकलने वाली वायु। तो अल्प प्राण की अगर बात करें तो जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख में कम हवा का जो है, मुख से कम हवा निकले, तो वो होते हैं अल्प प्राण। तो अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला तीसरा और पांचवा वर्ण है, पहला तीसरा और पांचवा, कंफ्यूज मत होना, बता दूंगा बाद में कि कैसे अल्प प्राण और सघोष अघोष को हम पता कर सकें। तो पहला तीसरा पांचवा जो वर्ड होता है वो अल्प प्राण होता है। अगर इसके साथ ही बात करें तो जो अंतस्थ व्यंजन आते हैं, जैसे हमने पढ़ाया था पहले या रा ला वा, ये भी जो होते हैं ये अल्प प्राण के अंदर ही आते हैं। अल्प प्राण की बात करें तो पहला तीसरा पांचवा वर्ड होता है। और अघोष की बात करें तो इसमें पहला और दूसरा होता है, यानी कि जो आ से शब्द स्टार्ट होता है उसमें एक से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अल्प प्राण 1 3 5 और अघोष 1 2, यानी कि पहला और दूसरा। महाप्राण की बात करें तो जैसे इसका नाम है उसमें कम वायु निकलती है, तो इसमें अधिक वायु निकलती होगी, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से अधिक वायु निकले, यानी कि जब हम कोई व्यंजन कहते हैं तो मुख से जो वायु की मात्रा है वो अगर अधिक में निकले तो हम कह सकते हैं वो वर्ग जो है महाप्राण के अंदर आता है, यानी कि उनके उच्चारण से हमें पता चल जाएगा कि वो अल्प प्राण है कि महाप्राण। अगर हम बात करें तो हर वर्ग, यानी कि प्रत्येक वर्ग की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग जो होता है उसका जो है दूसरा और चौथा व्यंजन, यानी कि सेकेंड और फोर्थ जो व्यंजन होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं, जो हम ऊष्म व्यंजन पीछे पढ़ा चुके हैं, तीनों सा और हा, ये भी किस में आते हैं, महाप्राण। यानी कि जब हम इनको उच्चारण करते हैं जैसे सा सा सा, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जो
सांस है या श्वास है वो खत्म हो रही है, यानी कि इनके उच्चारण में जो वायु है वो अधिक मात्रा से मुंह से निकलती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण। तो अब बात आ गई महाप्राण की, तो ये हैं जो अब जो 1, 3, 5 हैं, ये तो हो गए अल्प प्राण। तो अब जो बीच में बचे हैं, टोटल हर वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, तो बचे कितने, 2 और 4, तो ये क्या हो गए, महाप्राण। ऐसे ही अगर उसकी बात करें तो उसमें अघोष कितने हैं, पहला और दूसरा, और तो फिर बचे कुचे कितने होंगे, सघोष, यानी कि उनका मान क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये तो हो गई अल्प प्राण और महाप्राण की बात। अगर हम एक बार अगर फिर से देखें तो अल्प प्राण का मतलब होता है जहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड जो होता है वो आए, और इसके साथ जैसे हम या, रा, ला, वा कहते हैं, तो अगर हम इनको एक साथ कहें फिर भी जो हमारे पास है ऑक्सीजन यानी कि जो वायु है इतनी रहती है कि हम और भी वर्ड बोल सकते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अल्प प्राण। लेकिन अगर हम इसकी बात करें महाप्राण की, तो इसमें जब हम सा यानी कि सा कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो हम वायु है ख़त्म होती जा रही है, यानी कि इस प्रकार के वर्ड हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, महाप्राण। अब हम बात करें कुछ ऐसे उच्छिप्त व्यंजन की, तो इन्हें मैंने कल बताया था ये कौन से वर्ड होते हैं। अगर हम बात करें तो जो सभी उच्छिप्त, सभी का मतलब दोनों जो व्यंजन होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं सघोष के अंतर्गत, यानी कि ये जो हैं सघोष, यानी कि इनके उच्चारण पर कंपन जो है होता है। लेकिन अगर इनकी बात करें प्राण के आधार पर, तो ये प्राण के आधार पर जो पहला व्यंजन है ये तो होता है अल्प प्राण, और ये जो दूसरा है ये क्या होता है, महाप्राण। यानी कि अगर हम जब इनके प्राणत्व के बारे में बात करें तो एक अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। लेकिन अगर उच्चारण के हिसाब से देखें तो ये कैसी ध्वनियाँ हैं, सघोष ध्वनियाँ हैं। तो अब देखते हैं कि हमने जो है अब तक क्या तैयार किया है, यानी कि इस चैप्टर के बारे में कितना जान चुके हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, यानी कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एक निश्चित समय दूंगा जिससे आप बता सकें कि जो आपने क्या सीखा। तो अगर भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विकल्प हैं शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो इसमें भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होगी, वर्ण। यानी कि जो चौथा विकल्प है वो क्या हो जाएगा, सही। यानी कि अगर हम भाषा की जो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो क्या होती है, वर्ण। मैंने कहा था सबसे छोटी इकाई है जो वो होती है वर्ण। और ये जो स्वर और व्यंजन है ये तो उसके भेद हैं, यानी कि वर्ण जो है इनके क्या है, भेद। और शब्द की बात करें तो इसके मेल से बनने वाली ये चीज़ है जो शब्द है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं, यानी कि जो वर्ण हैं तो वर्णमाला क्या होती है। तो अगर हम बात करें पहला विकल्प है शब्द समूह को, यानी कि शब्दों का जो समूह होता है वो वर्णमाला होती है। क्या ये बात सही है, तो ये बात सही नहीं है। आगे देखें तो वर्णों के संकलन को, यानी कि वर्णों को संकलित कर, तो इसमें देखिए वर्णों को संकलित करने की बात कही गई है, न कि उन्हें किसी क्रम में अरेंज करने की बात। शब्द गणना की, तो ये शब्द गणना भी जो है वर्णमाला नहीं होती है। अगला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तो एक निश्चित क्रम में जब हम वर्णों को अरेंज करते हैं तभी उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा। यानी कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर हिंदी की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था हिंदी को जो है वर्ड 2 प्रकार से देखे जाते हैं, लेकिन इसमें जो है दूसरे वाले का तो जिक्र ही नहीं है। तो हम देखेंगे हिंदी में कुल कितने वर्ड होते हैं, तो 50 तो होते नहीं, 51 भी नहीं होते हैं, 53 भी नहीं होते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, हिंदी में मूलतः कितने वर्ड हैं, 52। यानी कि अगर हम वर्डों की संख्या देखें 52, यहाँ पर ना ही हम 44 लगा सकते हैं ना 46, या हम सोचें कि हिंदी में मूलतः 46 वर्ड होते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए विकल्प के आधार पर ही आप आंसर जो है अपना निश्चित करते हैं, यानी कि जो पेपर में आपको विकल्प दिया जाता है आप उसी को सत्य मानें और उसी के आधार पर जो है आप आंसर दें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 52 दिया गया है तो आप 44 देखें, 44 नहीं, जो इन 4 विकल्प है इसमें से ही जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है। तो आप सभी लोगों को पता होगा हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो अगर हम बात करें 10 की, 12 की और 15 की, तो देखिए 10, 12, 15 तो स्वर होते ही नहीं हैं। अगर हम एक बार बात करें 13 की, तो मान सकते हैं स्वर जो हैं कुल कितने हो सकते हैं, 13। लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें तो हिंदी में कितने स्वर हैं, 11, यानी कि 11 जो हिंदी में स्वर हैं। अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, यानी कि अगर इनको हम देखें तो कौन ऐसा है जो स्वर के अंतर्गत नहीं आता है। तो जिसमें बात करें आ की, तो आ जो है स्वर है। ऊ की बात करें तो ऊ भी एक स्वर है। ए की बात करें तो ये भी एक स्वर है। लेकिन अगर हम चौथे विकल्प की बात करें तो ये क्या है, व्यंजन है। ये स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, ये है व्यंजन। और ये व्यंजन में अगर बात करें तो किस प्रकार की ध्वनि है, ये अनुनासिक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला जो है इसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 32 और 34 तो हो नहीं सकते, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 33। यानी कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। अगली बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। देखिए मैंने सबसे पहले आपको स्वर को बताया था कि जीभा के आधार पर भी स्वर्गों को बांटा जाता है। तो अग्र, पश्च, मध्य, इस प्रकार मैंने स्वर को बताया था। तो अगर हम इसमें देखें आ, तो जो पहला विकल्प है आ, तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा विकल्प होगा वो देखिए। लेकिन अगर हम बताएं पहला विकल्प जो है वो है आ, तो अगर आ की बात करें तो ये तो मध्य स्वर होता है। ई की बात करें तो ई और ई से बनने वाले जो वर्ड होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अग्र स्वर के। लेकिन अगर हम बड़े आ की बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है पश्च स्वर। अब ये पश्च, अग्र और मध्य क्या होते हैं। तो जब हम किसी स्वर को बोलते हैं, अगर जीवा का जो आगे का भाग होता है वो उठता है उनको बोलने में, तो वो स्वर होता है अग्र स्वर। और अगर जीवा का मध्य भाग उन्हें बोलने में उठता है तो वो होता है मध्य स्वर। और अगर पीछे से जीवा का भाग, जो पीछे का मतलब ये नहीं है कि अंदर से जीवा नहीं, जो जीभ है उसके उठने के आधार पर, तो जो पिछला भाग अगर हल्का ऊपर होता है तो उसे कहते हैं पश्च स्वर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें चौथे विकल्प की, तो ये स्वर तो है ही नहीं कि ये क्या है, व्यंजन। अगला सवाल देखें तो या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, या, रा, ला, वा किस वर्ग के अंतर्गत आते। तो देखिए इसमें तालब की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उच्चारण स्थान तो आपसे पूछा ही नहीं गया है। इसमें आपसे बस इतना पूछा गया है कि ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर हम ऊष्म की बात करें तो ये ऊष्म जो है इसके अंतर्गत सा, 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 तीनों सा और हा आते हैं। ओष्ठ जो है ये भी एक तरह से उच्चारण स्थान है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ये जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आ जाएंगे तीसरे, यानी कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। अगले सवाल की बात करें तो हिंदी शब्दकोश में जो छा है उसका क्रम किस वर्ड के बाद आता है। और देखिए बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये छा होता है, ये किसके बाद आता है, कैसे पता चलेगा, या के बाद आता है, त्रा के बाद आता है, या छा के बाद आता है। तो देखिए जब छा बनता है, जैसे हिंदी बात अगर हम देखें जो शुरुआत में हमको पढ़ाई जाती है कक्का, किक्की, किक्कू, किक्के, तो इसको जो है हिंदी वर्णमाला है जो इसे क्रम कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ सवाल आते हैं कि कुछ वर्ड दिए होते हैं, इनको निश्चित क्रम में अरेंज कीजिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए, बी, सी, इस क्रम में देखते हैं। तो ऐसे ही जो छा है, ये जो है किस प्रकार किससे बनता है, तो ये का के मेल से बनता है, यानी कि सबसे पहले इसमें का आता है, फिर अगला वर्ड जब मेल करता है तभी तो ये छा बनता है, जो मैंने पहले बताया था। तो इसका जो क्रम आएगा वो किसके बाद आएगा, का के बाद आएगा। संयुक्त, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जो संयुक्त है। तो अगर हम का की बात करें तो का जो है संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है, खा जो है संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है, ढा है ये संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है। तो जो ज्ञा है ये देखिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ही तो आते हैं। ज्ञा है, त्रा है, छा है, जैसे ये जो हैं यही तो आते हैं संयुक्त व्यंजनों के अंदर।
जो बताए थे मैंने, एक मिश्र वर्ण आता है स्रा। तो अगर अगले प्रश्न की बात करें तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। अगर हम घा की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि ये जो है वर्ड किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो का, खा, गा, घा, यानी कि ये किस वर्ग में आता है, का वर्ग में। और जो का वर्ग का उच्चारण स्थान है वो मूर्धा नहीं है। अगर हम मूर्धा की बात करें तो बताया था मूर्धा कौन सा वर्ग होता है। अगर का वर्ग करें तो का वर्ग तो मूर्धा है नहीं, तो मूर्धा के अंतर्गत कौन सा वर्ग आता है, टा वर्ग। यानी कि टा, ठा, डा ये सब कौन से आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत। अब बात करें हम कंठ की, तो का वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। अगर हम बात करें तालु की, तो तालु के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, और दंत के अंतर्गत भी ये नहीं आते। दंत के अंतर आते हैं ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ की बात करें तो आते हैं पा, फा, बा, भा, मा, चा, छा, जा, ये किसके अंतर्गत आते हैं, तालु के अंतर्गत। यानी कि जो घा का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा, कंठ। यानी कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, कंठ के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन टा वर्ग में नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जो टा वर्ग में नहीं है। तो देखिए जो ठा है ये तो टा वर्ग में है, दूसरा वाला विकल्प भी टा वर्ग में है, तीसरा वाला। लेकिन अगर घा की बात करें तो ये जो घा है ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है, का वर्ग के अंतर्गत। तो ये टा वर्ग में नहीं होगा। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा का। निम्न में से कौन चा वर्ग में नहीं आता। यानी कि अगर हम बात करें ये जो चार विकल्प दिए गए इनमें कौन सा ऐसा है जो चा वर्ग में नहीं आता। तो चा, छा, जा, झा, यानी कि ये जो आगे के तीन विकल्प हैं ये सब किस में आते हैं, चा वर्ग में। लेकिन अगर हम बात करें चौथे की खा, तो ये आता है का के बाद। यानी कि ये कौन से वर्ग में हो जाएगा, का वर्ग में। यानी कि ये एक ऐसा व्यंजन है जो का वर्ग में आता है, यानी कि जो है चा वर्ग में नहीं आता। अगर हम बात करें निम्न में कौन व्यंजन नहीं है, यानी कि बात करें वो स्वर होगा, व्यंजन नहीं है। तो का, पा, ता, यानी कि इनकी बात करें तो ये तीनों क्या आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत। लेकिन अगर हम आ की बात करें तो ये जो आ है ये किसके अंतर्गत आता है, स्वर के अंतर्गत। तो ये क्या हो जाएगा, स्वर ना कि व्यंजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो ओ का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है। तो अगर हम बात करें ओ, सबसे पहला विकल्प है कंठ और तालु, दूसरा है कंठ ओष्ठ, तीसरा है नासिका, चौथा है दंत। तो अब कैसे पता चलेगा ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए ओ बनता कैसे है। अगर हम बात करें आ के साथ जब ऊ बनता जुड़ता है, आ प्लस ऊ, तब ये क्या बनता है, ओ। यानी कि अगर हम बात करें तो आ का उच्चारण स्थान क्या होगा और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, जिस स्थान से ये दोनों बोले जाएंगे उससे ओ भी बोला जाएगा। तो आ का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो ये किससे बोले जाएंगे, कंठ ओष्ठ से। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। यानी कि ओ जो है ये किससे उच्चारित होता है, कंठ ओष्ठ से। कंठ तालु की बात करें तो कंठ से तो आ है, तालु से क्या होती है, ई। तो ए जो है आ ई के संयोग से बनता है। यानी कि ये जो ए हो जाएगा किससे हो जाएगा, कंठ तालु से। नासिका की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो अनुनासिक ध्वनि होती है। यानी किससे बोली जाती है, ना से। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास, इसको कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं। आप अगर जैसे कोई डाउट नहीं है तो कमेंट्स में आप इस क्लास के बारे में लिख दीजिए, यानी कि ये आपको क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो चैनल पर नए हैं, जो चैनल को देख रहे हैं, ताकि उनको ऐसी ही क्लासें और मिलती रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए जिससे पता चलता रहे कि आप लोग जो हैं चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल एक और नए चैप्टर के साथ ऐसे ही मज़ेदार जो प्रश्न हैं और ऐसे ही सरल से सरल तरीक़ा से आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।